चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब डिस्कस किया जाए किसमें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोगों ने जो जस्ट पिछला टॉपिक किया वो था क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने किया था वो किस किस ब्लॉक के लिए था, एस पी एंड डी ब्लॉक, जिसमें हम लोगों ने ये काम किया था कि किसी भी इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था, कंडेंस्ड फॉर्म। पिछले नोबल गैस को इस्तेमाल करके लिखा गया था। हालांकि ये जो आप कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये महज सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपको कम टाइम लगे। जैसे हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म ना लिख करके कंडेंस्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, तो क्या लग रहा था कि क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है कंडेंस्ड फॉर्म, टाइम कम लगे। एक्सपेंडेड फॉर्म आप समझ रहे हो, 1s 2s 2p कंप्लीट जो आप लिखते हो, तो उसके जगह पर अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, टाइम कम लगे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा फील आ रहा था। बट उसके पीछे का एक लॉजिक, उससे भी बड़ा लॉजिक है, उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, फिर चलते हैं लैंथेनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन में। तो एक टॉपिक इसमें ऐड हो जाएगा, वायलेशन ऑफ अबाउज रूल, वायलेशन ऑफ अबाउज रूल। ये भी एक टॉपिक, ठीक है। तो चलो इसके पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख दूं, condensed form of electronic configuration is suggested for omitting various unpredictable order of orbital energies during the electronic structure discussion of any element। देख लो अच्छे से क्या लिखा है, पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करो, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हमने ये बोला कि अगर आपको 1050 है, ठीक है, तो 1050 को का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखना है। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को पहला पॉइंट नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, फाइव एस 4D 5P लिखेंगे ना। और ये लिखने के बाद इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई करेंगे, ये जो लिखा जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कौन कौन सा रूल लगाया जाएगा, ओबाउज रूल, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स डाले जाएंगे, फिर हंस रूल, और फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एम आई राइट। इसमें अब वो लोग आप इलेक्ट्रॉन्स डालते हो, 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 2 38 10 48 2, यही ना। आप तीनों रूल्स को इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। अब इसी को आप सोचते हो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर लेते हो तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाता।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहले पिछला इनर्ट गैस लिखते हो क्रिप्टन। अब क्रिप्टन है 4th पीरियड का, तो ये जो एलिमेंट होएगा वो n = 5 का हो जाएगा। अब ये ग्रुप है 4a, तो 4a के लिए NH2 यूज करते हो, तो n की वैल्यू 5 लगाते हो तो क्या आ गया आपका 5s2 4d10 एंड देन 5p2। तो आपको यही महसूस होता है कि हमने ये कंडेंस्ड फॉर्म, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट फॉर्म को कंडेंस्ड, कंडेंस्ड दबा हुआ समझ रहे हो, कंडेंस क्या हुआ। तो आपको यही लगता है कि ये जो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अपन यूज करते हैं ताकि लंबा ना हो। लेकिन हमने क्या लिखा ऊपर, ये जो कंडेंस्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप सजेस्ट किया जाता है आपको कि आप यही फॉर्म लिखो, वो क्यों किया जाता है, फॉर ओमिटिंग, ओमिटिंग मतलब मिटाना, हटाना। तो क्या हटाने के लिए, किस चीज से बचने के लिए, वेरियस अनप्रेडिक्टेबल ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल डिस्कशन ऑफ एनी एलिमेंट। मतलब अनप्रेडिक्टेबल ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जो आप पता नहीं लगा पा रहे हो। किस चीज, कौन सी चीज अनप्रेडिक्टेबल है, ऑर्डर, किस चीज की ऑर्डर, ऑर्बिटल एनर्जी। जैसे अभी आप क्या पता लगा रहे हो कि 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 2s से ज्यादा, 2p से ज्यादा, 3s से ज्यादा, 3p से ज्यादा, 4s से ज्यादा। तो इस तरह से आप लगा रहे हो। अब मैंने क्या बोला, ये जो ऑर्डर आप लिख रहे हो ये अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर सही नहीं है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। हाँ जी गलत है, ये वाला गलत है जी, ये वाला गलत। इसी में एनर्जी का ऑर्डर कहां पर क्या होगा वो इस वजह से गलत है। एनर्जी का ऑर्डर जो आपने लिखा वो ऑर्डर गलत है। अच्छे से मेरी बात को समझे। तो सही ऑर्डर क्या होगा, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो सही ऑर्डर है वो प्रेडिक्टेबल। इसीलिए उन गलतियों से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हैं। अब क्या ऑर्डर है यहां, ये सारी किसके अंदर जाके छुप गई गलतियां, क्रिप्टर के अंदर। अब किसे पता कि मुझे सही पता कि गलत पता या नहीं पता, समझ में आया क्या, कि सही एनर्जी का ऑर्डर क्या है। क्लियर हुई चीजें क्या डिस्कस की गई। इसीलिए हमने लिखा कि कंडेंस्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसलिए सजेस्ट किया गया है यूपीएससी के द्वारा, ताकि जो अनप्रेडिक्टेबल ऑर्बिटल एनर्जी के ऑर्डर हैं वो ऑर्डर क्या हो, जो ऑर्डर है रिलेटिव एनर्जी वाले ऑर्डर हैं वो ऑर्डर गलत ना हो, क्योंकि हमें उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। अब बोलोगे कि सर वो गलत क्यों है, जो ये ऑर्डर सर लिखा गया वो गलत क्यों है, और सही ऑर्डर फिर क्या होगा। सही ऑर्डर अनप्रेडिक्टेबल है, आपके सिलेबस में आप नहीं पता लगा सकते हो। कहानी क्या है इसको थोड़ी सी समझी जाए, आ जाओ। एक्चुअली ऑर्बिटल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आराम से सीखोगे। कहानी को समझो। ये अगर मान लो 2-3 एलिमेंट लिखते हैं, मान लो हमने लिखा लिथियम 3, सोडियम 11 और पोटेशियम 3 एलिमेंट हमने लिखा, ठीक है। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1:2s1 लिखोगे, सोडियम 1:2, 2p6 3s1 लिखोगे, और पोटेशियम 1:2 2s2 और 4s1 लिखोगे, ठीक है। मान लो किसी ऐसे ऑर्बिटल को इसमें पकड़ा जाए जो सब में कॉमन है, 1s 2s, तो चलो हमने पकड़ लिया किसको, जो सब में कॉमन। इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ, ऑर्बिटल को पकड़ो, तीनों में कॉमन है। तो आपको तीनों का 2s एक ही लग रहा है कि भैया तीनों का 2s ही है, सेकेंड ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट है, तो तीनों का 2s है, 2s है, 2s है। तो आप बेसिकली समझ रहे हो लोग
कि ये वाली जो 2s है, ये वाली जो 2s है और ये वाली जो 2s है, तीनों सेम ऑर्बिटल्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सेम ऑर्बिटल्स हैं ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ध्यान से, ऑर्बिटल सेम है लेकिन उनकी एनर्जी क्या है? डिफरेंट। इसीलिए ये ऑर्बिटल सेम हुए या डिफरेंट हो गए? डिफरेंट हो गए, क्योंकि ऑर्बिटल तो एनर्जी के कारण डिफरेंट होता है ना एक दूसरे से। sp से अलग क्यों है? एनर्जी की वजह से। तो ये ऑर्बिटल्स बस नाम के सेम है लेकिन इनकी एनर्जी अलग अलग। नाम के तीनों 2s है, एनर्जी डिफरेंट, इसलिए ऑर्बिटल ही ओवरऑल क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तीनों ही केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नहीं है। तीनों ही केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसे सोचो, आराम से देखो अच्छे से, ये न्यूक्लियस है अपना और ये 2s है। अब मुझे नहीं पता ये लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम। अगर एलिमेंट चेंज होएगा तो Z चेंज होएगा। तो लिथियम से सोडियम और सोडियम से पोटेशियम जाने पर Z क्या हो गया? बढ़ गया। Z बढ़ गया, या यूं कह लो कि Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z बढ़ गया, या यूं बोल लो कि क्या बढ़ गया? Z इफेक्टिव बढ़ गया। ठीक है, Z इफेक्टिव मतलब जो काम करता है, अदरवाइज मतलब आप Z ही समझो। अभी आपने Z इफेक्टिव नहीं पढ़ा। तो हमने बोला कि Z इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है Z बढ़ते जा रहा है लिथियम से सोडियम से पोटेशियम होने पर। बोलो, तो तीनों के 2s पर उतना ही फोर्स लगेगा या फोर्स भी बढ़ेगा? अगर फोर्स बढ़ते चले जाएगा तो आपने क्या सीखा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है या घटती है? सोच के बताओ। यदि अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेज एनर्जी। अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेज एनर्जी। हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स केमिस्ट्री में एनर्जी को क्या करता है? घटाता। हमेशा, ऑलवेज। जब भी अट्रैक्शन हो एनर्जी घटेगी। जैसे केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड कब बनता? दो एलिमेंट रिएक्ट करता है तो अट्रैक्टिव फोर्स, और बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी क्या होती है? घटती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होना मतलब निकला, निकलने का मतलब एनर्जी घट रही है। तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होते चली जाएगी? कम। तो आपके एनर्जी 2s ऑर्बिटल की क्या होती चली गई? तो आपने क्या देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद Z के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद Z? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद Z के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी Z के क्या हो गई? आते जाओ, देखते जाओ। तो यदि कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल लिया जाए तो वो Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। मतलब अगर मैं तीनों के 2s की ही बात करूं, उनकी एनर्जी क्या लिथियम में, सोडियम में और पोटेशियम में, तीनों की 2s की एनर्जी सेम होगी? किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम? किसमें ज्यादा होगी? लिथियम में ज्यादा, सोडियम में कम और पोटेशियम में सबसे कम। क्लियर हो गई चीजें? मतलब इसको अगर और थोड़ा सा ग्राफ पे दिखा लो, एक एक्सिस पे एनर्जी ले लो और एक एक्सिस पर एटॉमिक नंबर। ये मान लो कि आपका 2s है। क्या आपको चीजें समझ में आ गई? कहीं पर क्या होगा? लिथियम, कहीं क्या होगा और कहीं क्या होगा, और एनर्जी क्या हो रहा हमारा? ये बातें तो पहले समझ में आ चुकी है आपको। मतलब कोई भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे वो सैकड़ों एटम में क्यों ना हो, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी किसी भी दो एटम में सेम नहीं हो सकती। नाम का वही ऑर्बिटल हर बार रिपीट हो रहा है, चाहे मैग्नीज में हो, पोटेशियम में हो, टिन में हो, लैंथेनाइड्स में हो कि एक्टिनाइड्स में हो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही है, अच्छे से सीखोगे, लेकिन एनर्जी उनकी सेम नहीं है, एनर्जी उनकी डिफरेंट होते चली जाएगी। क्लियर हो गई चीजें? अब आ जाओ,
नाउ अब एक बड़ा मसला यहां पर ये उठ रहा, आपके पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स आप यूज करते हो, एस पी डी एंड एफ। अब आप 4 तरीके के जब ऑर्बिटल यूज करते हो, एस पी डी एंड एफ, दोनों में डिफरेंस ये है, 2 डिफरेंस। पहला, आप जानते हो ये हाईली पेनिट्रेटेड है, पढ़ा है आपने, हाईली मतलब काफी ज्यादा क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और ये दोनों क्या है, हाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंट है, काफी दूर पे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट और है जो आप आगे चल के जानोगे, ये प्रोवाइड्स इफेक्टिव शील्डिंग, प्रोवाइड्स इफेक्टिव शील्डिंग। और उनकी जो खासियत है वो है प्रोवाइड्स, या लिखो पुअरली शील्डेड, इनकी शील्डिंग काफी कमजोर होती है। ये लाइन क्या है, आप इसको ऐसे समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है, आराम से देखो, यहां न्यूक्लियस है, तो एस ऑर्बिटल इसके चारों ओर एक स्फेरिकल शेप लेगा, तो न्यूक्लियस को एक तरह से एक सेल में, सेल मतलब कवर समझो, यहां ऑर्बिट नहीं, एक कवर में न्यूक्लियस को क्या करेगा, ढक लेगा। ढकने को इंग्लिश में अपन शील्डिंग बोलते हैं, शील्ड करना, बचाव करना। तो ये क्या कर रहा है, एक बचाव कर दे रहा, कवर कर दे रहा, किसको, न्यूक्लियस को। तो वही मैंने लिखा कि जो एस ऑर्बिटल होता है उनकी शील्डिंग क्या होती है, अच्छी होती है, उनके ढकने की क्षमता अच्छी होती है। तो यदि वो ढक ले अच्छे से, तो न्यूक्लियर चार्ज के फोर्स को क्या कर देगा, कम करेगा, वो अकेले कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। होता है ना, जैसे मम्मी, हम लोग के बीच में, पापा के और आपके बीच में मम्मी आती है, तो मम्मी क्या करती है, आपको बचाती है, बचाने का मतलब शील्ड करती है। तो शील्ड करने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज, पापा का जो ट्रैक्शन है, फोर्स है, जो आप पर बरस सकता था, जिससे कुटाई हो सकती थी, उससे आपको वो बचाती है। ठीक है, और यही जो शील्डिंग अच्छी वाली है, इसी अच्छी शील्डिंग के कारण क्या है, आपकी पढ़ाई का बंटाधार हुआ रहता है। रहना चाहिए 2 दिन घर पे, तो रह के आ रहे हो दिवाली और छठ में 12 दिन, 12 नहीं 13 हो गया। बेशरम, निर्लज, बेहया, गधा, उल्लू, बेवकूफ, बदमाश, नॉनसेंस, इडियट, डफर, बैल, बत्तख, कुकुर, मुत्ते। शर्म नहीं आ रही है, 12-13 दिन धरती पर कहीं भाई इतनी दिन की छुट्टी नहीं होती है। मेरी शादी हुई थी, हादसा था, हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, तो अच्छे से याद है, 12 मार्च को मेरी शादी थी। वो दिन काला अध्याय इतिहास का, कभी भुलाया नहीं भुलाया जा सकता है। 10 मार्च को सारी क्लासेस लिए, सारी नहीं, 10 मार्च को 10 दिन के 11 बजे तक क्लासेस लिया हमने। तो ऑब्वियस है, शादी है तो घर जाना होता है, घर यहां से मेरा 250 किलोमीटर दूर है। कहाँ है, क्यों भाई, अगले 13 दिन की छुट्टी में वहां आना है, मेरा घर है, तेरा ससुराल नहीं। हाँ, तो 12 को शादी थी, 10 मार्च को 11 बजे तक क्लास ले रहे थे। मेरी प्लानिंग थी शाम तक लेने की, तो मम्मी का बार बार फोन आया, उतना आइडिया था नहीं कि कुछ होना जाना है, मतलब कुछ होता है, पता नहीं हल्दी वल्दी लगती है, हाँ कुछ होता है इसी तरह, कुछ कुछ जो होता है। अब मम्मी फोन पर फोन कर रही है, मम्मी मम्मी किसी और को बिठा दो, क्लास लेने दो, जो टॉपिक है उसको तो समाप्त करने दो। तो निकल पड़े, ठीक है, हो गया सब वहां का। फिर 12 को शादी हुई। आपको पता है 16 मार्च को मैं वापस क्लास ले रहा था। कितना दिन हुआ, 10 को क्लास लिया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मार्च को वापस क्लास ले रहा है, 5 दिन। हाँ सुबह में, शाम में नहीं, सुबह में। और शर्म करो कमीनो, तुम 13 दिन, 3 दिन में तो मैं 3 बार शादी कर चुका होता।
तो आप कोई भी ऐसा इनडिसिप्लिन्ड काम कर जाते हैं इसलिए क्योंकि आपको एक इफेक्टिव शील्डिंग मिलती है। नहीं, कोई भी काम कर जाते हैं, आपको खेल के आ जाना होता आप 5 बजे, तब भी आप कभी कभार लगता है कि आज वर्ल्ड कप जीत के ही जाना है, तो आप खेल लेते हैं 5:30 तक। क्या सोच के खेल लेते हैं? दिमाग में चलता है पिटाई भी लगेगी, तब भी खेल लेते हैं। क्या सोच के? कौन बचाएगा? मम्मी बचाएगी। नानी गांव जाना है 2 दिन के लिए, हो के आते हो 6 दिन के लिए। क्या सोच के दिमाग में चलते रहता है कि डांट पिटाई तो पड़ेगी, फिर भी रह लेते हो एक्स्ट्रा। क्या सोच के? एक इफेक्टिव शील्डिंग है सामने, मम्मी। तो जो भी ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर गड़बड़ होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कुछ भी ऑर्बिटल के एनर्जी की गड़बड़ियां होती हैं वो सब इसी इफेक्टिव शील्डिंग के कारण स्टार्ट होती है, इसी बचाव के कारण स्टार्ट होती है। अगर ये हट जाए इफेक्टिव शील्डिंग, तो एनर्जी के ऑर्डर की गड़बड़ियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। मम्मी एक बार मायके चले जाए, उसके बाद आ जाते हो औकात पे। 6 बजे बैठना है तो 5:50 में पैर हाथ धो करके बैठ जाते हो पढ़ने। पढ़ो कि ना पढ़ो, बैठ तो जाते ही हो। तो ये मतलब आगे इस बात को ध्यान रखोगे कि जैसे ही एस इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, उसके बाद जो हमने गड़बड़ियां लिखी ऑर्डर में, वो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सही होने लगेगा, करेक्ट होने लगेगा ऑर्डर। तो फिर उस पर भी अपन बात करेंगे बाद में। चलो अभी फिलहाल हमने बोला sp हाईली पेनिट्रेटेड है, इसकी अच्छी शील्डिंग है, df दूर है इसीलिए इसकी खराब शील्डिंग। sp की शील्डिंग अच्छी है और df की शील्डिंग ये नहीं ढक पा रहा। ध्यान से सुनोगे तो अगर ढक नहीं पा रहा है, ये शील्ड अच्छा नहीं कर पा रहा, ढक नहीं पा रहा, तो न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स अचानक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर फोर्स बढ़ गया तो एनर्जी फिर से घटेगी। मतलब sp ऑर्बिटल की एनर्जी और df ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों में एक फर्क आया कि एटॉमिक नंबर ज्यों-ज्यों बढ़ेगा तो किसकी एनर्जी तेजी से फॉल करेगी, गिरेगी? sp या df? क्योंकि उसकी शील्डिंग पुअर है और शील्डिंग पुअर होने से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। क्लियर भी चीजें? तो आप यहां पे क्या लिखोगे? इसीलिए जब z इंक्रीज करेगा तो एनर्जी घटेगा और यहां जब z इंक्रीज होएगा तो एनर्जी काफी तेजी से घटेगी, क्योंकि इनके शील्डिंग क्या हो रहे हैं? पुअर हो रहे। क्लियर भी चीजें? आ जाओ देखो ध्यान से। हमने बोला आपसे अगर आप इस पर एनर्जी लिखो और इस पर एटॉमिक नंबर, मान लो यहां पे 4s ऑर्बिटल है और ये 3d। 4s और 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है? फिलहाल किसकी ज्यादा हो रही है? 4s की एनर्जी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ कोई दिक्कत? सही है। और हमने क्या बोला? कुछ समझ में आया? किसकी एनर्जी की रेट ऑफ फॉल, गिरने की दर काफी ज्यादा होगी? क्यों? शील्डिंग पुअर, शील्डिंग पुअर। तो पुअर शील्डिंग के कारण अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा और बढ़ने की वजह से उसकी एनर्जी फॉल का रेट। तो आप गौर कर रहे हो कि एक समय ऐसा आएगा जब ये एनर्जी क्लोज हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा, वो भी एक पॉइंट हो सकता है, और ऐसा भी पॉइंट होएगा जहां एनर्जी काफी क्या है, मतलब दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सिमिलर है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग। इसीलिए अपन जब डी ब्लॉक वाला एग्जांपल कर रहे थे सारा, याद है, तो हमने क्या यूज किया है? 4s और 3d की एनर्जी सिमिलर होते। एक्चुअली सबके लिए सिमिलर नहीं है, सबके लिए सिमिलर शुरुआत में सिमिलर है नहीं, धीरे धीरे क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो सिमिलर। तो आपने 4s और 3d को यूज किया है एटॉमिक नंबर 20, 22, 23, 24, 25 ये सब में, तो उस एटॉमिक नंबर आते आते उनकी एनर्जी क्लोज होते जा रही है। इसीलिए हमने इस्तेमाल किया कि ट्रांजिशन मेटल वाले सीरीज में 4s और 3d की एनर्जी क्या है? सिमिलर। लेकिन जैसे जैसे ये एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ये क्लोज होने के बाद धीरे धीरे ये गैप क्या होगा? इसका मतलब है यदि आप एटॉमिक नंबर 100 की बात करो तो जो काफी आगे होएगा, क्या 4s और 3d की एनर्जी वहां सिमिलर होगी? बिल्कुल नहीं। और वो तो छोड़ दो, उल्टा एक और चीज क्या देखने को मिल रहा है?
3D की एनर्जी कम और 4s की एनर्जी, जबकि आप पहले क्या इस्तेमाल कर रहे हो, 4s की एनर्जी कम और 3D की। आप अच्छे से देखो, एक समय आएगा जब धीरे 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 ये एनर्जी ऑर्डर चेंज कर गया। ये कैसे एलिमेंट होंगे, हल्के या हेवियर? हेवियर एलिमेंट्स हो गए। क्या देखा आपने, एनर्जी 4s की ज्यादा या एनर्जी 3D की ज्यादा? 4s की ही ज्यादा हो गई, जिसकी एनर्जी पहले आप कम लेके चल रहे थे। मतलब ये ओबाउज रूल को फॉलो कर रहा है कि वायलेट कर रहा है? वायलेट्स ओबाउज रूल। तो हैवियर एलिमेंट्स में ओबाउज रूल लगते ही नहीं है। इसलिए हमने आपको बोला कि आप अगर वैसा काम कर रहे हो कि वही वाला ऑर्डर हर बार यूज करते हो, तो वो सही है या गलत? गलत है। इसीलिए हमने बोला कि यदि आप 3 का ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो वो कॉन्फ़िगरेशन सही निकला या गलत? क्योंकि हेवियर एलिमेंट 3 का 50 है एटॉमिक नंबर। 50 क्या है, कम या ज्यादा? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या ये ऑर्डर सही है? ये तो हमने 2 का एग्जांपल दिखाया, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं। सबके ग्राफ को लोगे तो एक दूसरे का असाइनमेंट देखोगे तो उसमें एक ग्राफ हमने, असाइनमेंट लाए हो कोई, पहला वाला यूनिट का दिखाओ। असाइनमेंट देखोगे तो उसमें हमने दिखाया है एक ग्राफ है खिंचा हुआ, हालांकि वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, बट वो समझने के लिए हमने दिखाया है। शायद स्टार्टिंग में ही है ना, पेज नंबर, ये देखो, ये जो ऑर्डर है इसमें क्या है देख रहे हो, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, देख रहे हो 3d। सबका क्या हो रहा है, ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है और एक दूसरे को कट करते जा रहा है। कट करने के बाद में जो ऑर्डर तैयार हो रहा है वो ऑर्डर बहुत ही अलग तरीके का है। शुरू में जो ऑर्डर है उससे बिल्कुल ये ऑर्डर क्या है, अलग तरीके का है। तो अलग अलग एटॉमिक नंबर के लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो क्या ये प्रेडिक्टेबल हुआ या अनप्रेडिक्टेबल? इसीलिए हमने लिखा कि उस लफड़े से बचने के लिए, उस गलतियों को ओमिट करने के लिए, इरेगुलरिटीज को मिटाने के लिए, हटाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कंडेंस्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले आपको कंडेंस्ड फॉर्म समझ में आ गया कि कंडेंस्ड फॉर्म अपन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने यहां पर, क्या ये चीजें क्लियर हो गई अच्छे से? हेवियर एलिमेंट्स के लिए तो अबाउज रूल का वायलेशन कहां कहां पे हो रहा, कहां कहां होता? कैसे कैसे एलिमेंट्स के लिए? पहला तो एक हाइड्रोजन एटम के लिए, याद है क्यों? हाइड्रोजन एटम में आप क्या देखते हो, बहुत सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है, 2s और 2p, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n प्लस l यहां नहीं चलता है, तो बहुत सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। याद आया है ना? तो इसमें भी अबाउज रूल है कि वायलेट किया, वायलेट किया। और दूसरा किसके लिए वायलेट कर रहा है, हेवी एलिमेंट्स के लिए। क्लियर हो गई चीजें? तो आप जब इस ग्राफ को और आगे डिटेल में जाओगे, लेकिन हमें नहीं जाना है, बस उसका एक कंक्लूजन यूज करना। ऑल्सो जैसे आप 3D सीरीज यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे आप, तो इस दौरान आपकी एनर्जी 4s और 3D की क्या हो गई थी, सिमिलर। याद आया? क्या ये हमेशा सिमिलर होते हैं? नहीं, यहां पर एटॉमिक नंबर आपका 21 ऑनवर्ड्स है, तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के कारण वहां पर एनर्जी धीरे 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 क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसी तरीके से यदि आप लैंथेनाइड्स की बातें करें, किसकी बातें करें, तो इस दौरान भी एनर्जी 4f और 5d का क्लोज हो जाएगा। किसका किसका क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने लगेगा। क्या 4f और 5d का एनर्जी सारे केसेस में क्लोज होगा? ये संजोग है कि दोनों की एनर्जी घटते 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 एक समय में काफी क्लोज होगा।
एक्टिनाइड्स में जब आप जाओगे तो आपको धीरे धीरे 5F और 6D की एनर्जी क्लोज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? तो आप इस चीज को इस्तेमाल करते हो, बहुत फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करोगे। 4S 3D की एनर्जी क्लोज हो जानी, 4F और 5D की एनर्जी क्लोज हो जाती है जब आप लैंथेनाइड्स को डील करते हो, और जब आप एक्टिनाइड्स को डील करते हो तो 5F और 6D की एनर्जी क्लोज होते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे एटॉमिक नंबर के लिए क्लोज होते, ऐसा भी नहीं। तो पहले कंडेंस्ड फॉर्म अपन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये बातें अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत? 3 जगह हमने बोला, चूंकि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ही ब्लॉक अपने को पढ़ना। एस ब्लॉक में क्लोज एनर्जी वाली वजह से कोई बात नहीं होती है, पी ब्लॉक में भी उतनी बात नहीं होती है, मेजर बात होती है डी और एफ ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में आप किसका क्लोज करते हो? 4S 3D की। और एक एग्जांपल उसका भी क्लोज, किसका? 4D सीरीज में जाओगे तो 5S और 4D की क्लोज हो जाती है, वो भी डिस्कस किया हुआ है सर। जब आप 5D सीरीज में जाते हैं तो, सॉरी 4D सीरीज में, तो किसकी किसकी क्लोज हो गई एनर्जी? 5S और 4D की, वहां भी क्लोज हो जाती है। ठीक है, और इस क्लोज्ड एनर्जी के कारण ही जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ियां होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं। एनर्जी क्लोज हो गया तो इलेक्ट्रॉन आपने सोचा यहां होगा तो वहां चला गया, जिससे आपने क्रोमियम को देखा 4s2 3d4 में थोड़ा सा रिपल्सन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो एनर्जी क्लोज होने से लेके जंप कर गया कहां पर? 3D के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जंप कर गया 4s, और वो हाफ फील्ड अटेंड कर लिया, है ना? ठीक, अब चलो अपन डिस्कस करते हैं किसकी कहानी? लैंथेनाइड्स की। अच्छा, लैंथेनाइड्स, या इसका दूसरा नाम क्या है? लैंथेनोन्स। तीसरा नाम लैंथेनॉइड्स, और चौथा नाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स। याद है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहां पर है दोस्त ये छुपा हुआ? 3B, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, यहीं पर है छुपा हुआ। 58 सीरियम ना, 2 ल्यूटेशियम, यही है। और नीचे छुपा हुआ होता कौन सा? एक्टिनाइड्स। एक ही बार बना देता हूं, बाद में नहीं बनाऊंगा दोबारा। थोरियम 90 से लेकर 100। तो अगला जो ग्रुप आप लिखते हो यहां पर कौन सा? 4B ना, टिटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम एंड रदरफोर्डियम। और इसीलिए आप लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या यूज करते हो? 57, और सीधे यहां पे क्या यूज करते हो? 72 ना, यहां क्या यूज करते हो? 89, और डायरेक्टली यहां 100। यही हमारा क्या है? लैंथेनाइड्स। किस पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड बोल रहे हो यार, 6th ना, ये 4th पीरियड का है ना स्कैंडियम, तो ये किस पीरियड का है और किस ग्रुप का? 3B ना छोटो। अच्छा, ये वाला एक्टिनाइड्स 7th पीरियड, और ग्रुप कौन सा? 3B। ध्यान से, आराम से, इसी के कॉन्फ़िगरेशन को अभी डिटेल में करना है डिस्कस। अच्छा, लैंथेनम और एक्टिनम किस ब्लॉक के एलिमेंट? बोलो, डी या एफ? डी ब्लॉक। कहीं भी गलती से लैंथेनम और एक्टिनम को किस ब्लॉक का नहीं लेना है? एफ ब्लॉक। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिख देते हो? डी ब्लॉक। बिल्कुल, कोई सा कौन से पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ भाई? हमारे वाले पीरियोडिक टेबल में नहीं, तो फिर दूसरे के पीरियोडिक टेबल की बातें हमारे पास क्यों कर रहे हैं? अब लोग पागल है तो अब हम क्या करें? लिखने के लिए तो लोग लिखते हैं, लैंथेनम को नीचे समेट के दे देते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लैंथेनम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक। पढ़ाया है भाई, मजाक थोड़ी है। कॉन्फ़िगरेशन करो, जेनॉन 6s 4f 5d। बोलो 6s में कितना रहेगा? 4f में 0, 14 कैसे?
अरे 57 इलेक्ट्रॉन यार, 54 to 56 हो गया। तो इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता? NH2 N-1 D1। तो प्रायोरिटी पे पहले D में 1 रखोगे तो F में कितना बचा? तो F ब्लॉक का एलिमेंट हुआ या D ब्लॉक का? D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्टिनम में क्या हो जाएगा? रेडॉन 7s2 5f 0 और 6d। क्या लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया? क्लियर कि लैंथेनम के केस में D1 रखना है, एक्टिनम के केस में D1 रखना है, बिल्कुल भी F को 0 दिखाना है। क्लियर हमने मेंशन किया होगा। तो कभी भी आप लैंथेनम को किस ब्लॉक में नहीं यूज करेंगे? ये किस ब्लॉक का हिस्सा है? D ब्लॉक का हिस्सा। दोनों एलिमेंट के आपके D में एक इलेक्ट्रॉन है तो है, और F में इलेक्ट्रॉन्स 0। क्लियर हो गई चीजें? चलो आगे। अब लैंथेनाइड्स की बातें की जाए। तो लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस हो रहा था हम लोगों का, यही ना? तो लैंथेनाइड्स का ग्रुप नंबर वगैरह हो गया। एनर्जी लैंथेनाइड्स में किसकी सेम है? लगभग क्लोज थी, 4f और 5d की। उसी तरीके से एक्टिनाइड सीरीज वाले एलिमेंट्स में 5f और 6d की। आ जाओ, लैंथेनाइड्स को एक तरह से लिखा जाए CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YB LU। ठीक है, यही एलिमेंट्स हैं। देखते जाओ। जब इनका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जेनॉन 6s2 तो सारे में हो जाएगा। अब ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कि P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक? तो इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स कायदे से कहां जाने चाहिए? कहां जाने चाहिए? F सबसेल में। ठीक, तो 6s के बाद क्या होता है? 4f एंड 5d होता है। लो, तो सारे में क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रॉन्स पहले कहां जाने चाहिए? 4f में या 5d में? 4f में। एनर्जेटिकली वो लो है। हाँ, हमने डिस्कस किया हुआ कि अब आप ये समझ रहे हो कि दोनों की एनर्जी बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी किसकी स्लाइटली लो है? 4f की। तो सीरियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बोलो कितने? 58। 58 में कितना कंप्लीट हो चुका है? 56। जनन 54 और 6s2 56। कितना बच रहा? 2। कहां पे रखोगे? 2 4f में। छोटे छोटे कारणों से f के इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे 4f में पहली बार इलेक्ट्रॉन्स आ रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फील होता है, तो दोनों अपने आप को जो लेके जाता है वो कैसे? देखो 1-1। F2 नहीं, क्या हो गया? 1-1। रिपल्सन से बचने के लिए छोटे छोटे रीजन से, हंस रूल में हमने बताया था आपको उस समय एप्लीकेशन जब हमने क्रोमियम का किया था, कि जब एनर्जी क्लोज होती है तो छोटे छोटे रीजन से इलेक्ट्रॉन क्लोज एनर्जी वाले में शिफ्ट कर सकता है। तो 4f में जैसे अगर 2 जाना तो दोनों को रिपल्सन फील हुआ होगा, तो उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन भाई बराबर एनर्जी वाली 5d में शिफ्ट हो जाओ, तो एक 4f में रह गया, एक 5d में। अब अगला इलेक्ट्रॉन 59 के लिए जब आएगा तो इसमें भी रिपल्सन होगा, या इधर आए तो इसमें भी रिपल्सन होगा, इसलिए लो एनर्जी पर चला गया, तो इसके लिए 5f 4f3 हो गया। 4f4 50
6070, ये 80 होना चाहिए, बट जैसे ही आपका एक बार F7 हो रहा है तो हाफ फील्ड हो रहा है दोस्त। तो अगर F8 होगा तो हाफ फील्ड डिस्ट्रॉय होगा, फिर रिपल्सन बढ़ेगा। तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर बोला पार्टनर बराबर एनर्जी है, चले जाओ एक। तो इसीलिए इसके केस में क्या हो गया 7 and 1। अब 9th जब आएगा अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो अब D2 को भी तो रिपल्सन होगा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि सारे फिर किस में चले जाए, लो एनर्जी। तो यहां क्या हो जाएगा 9-0, बोलो 10-0, 11-0, 12-0, 13-0, 14-0, ऑप्शन तो है नहीं 14-1, 15-0 तो नहीं करोगे ना। तो आपने क्या देखा, जब आपने लेंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो कहां कहां D1 आया, पहला मेंबर सीरियम, बीच का मेंबर गैडोलिनियम और एक आखिरी मेंबर ल्यूटेशियम। तो इस तरह से लैंथेनाइड्स में एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, लैंथेनाइड्स में एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा लोग, Xenon 6s2 4f1 to 14, और 5D में अधिकतर 0 था, बट कभी कभी क्या आया 1 आया, कभी कभी क्या आया 1 आया। तो ये लैंथेनाइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाए तो ये होगा। ध्यान से देखोगे, इसको क्या बोलोगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जनरल का मतलब आप समझ रहे हो। हाँ, अगर आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया, किसी को बोला जाता है कि लैंथेनाइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो देखो ये लिख देगा, ये सही है या गलत, क्यों गलत हो गया, क्योंकि 5D में इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एग्जांपल में नहीं रखा गया, इसलिए ये क्या हो गया गलत। अच्छा, इसकी जगह अगर ये लिखा जाता तो सही होता कि गलत, अब बोलो क्यों गलत, क्योंकि इसमें सारे 5D1 ले लिए। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आया, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो सारे मेंबर के लिए सही हो। जैसे लाइक अगर मैंने आपसे बोला कि ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो पढ़ तो चुके हो, बोलो क्या लिखा जाएगा, दिमाग लगाओ, NS2, उसके बाद N-1D 1 2, समझ में आया, गलत है, क्यों गलत, NS1 भी तो होता है कॉपर क्रोमियम, इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा 1 से 2 N-1D, आया समझ में, गलत है। NS0 भी तो होता है एक सिंगल एलिमेंट, किसमें 0 हुआ था, पैलेडियम इज द ओनली एलिमेंट हैविंग 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पैलेडियम में 5s0 होता है, इसीलिए सिर्फ पैलेडियम के कारण आपको क्या करना पड़ जाएगा, NS0 से लेके 2 तक N-1D 1 2, समझ में आया। जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो होगा जो सारे एलिमेंट्स उस ब्लॉक के फॉलो करें। तो आपको ये लैंथेनाइड्स का जनरल समझ में आ गया, ठीक है। अब आ गया, तो कहां कहां पे अल्टीमेटली D1 रहा लैंथेनाइड्स में, 5D1 कंटेंट, कंटेंट समझ रहे हो जो है उसके अंदर, ये कहां कहां हुआ, पहला मेंबर सीरियम 58, बीच का मेंबर गैडोलिनियम 64 और आखिरी मेंबर 71।
की वाली तो फिर भी ले लेते हैं क्लास, उन लोगों वाली में तो हालत खराब हो जाता है। हाँ छोटू, लैंथेनम तो बेटा डी ब्लॉक है ना, वो लैंथेनाइड सीरीज से थोड़ी ना बिलोंग करता। तो ये 3 मेंबर है जहां पे आपको ध्यान रखना है कि क्या है, डी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, लैंथेनाइड्स के जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होते हैं। अब क्या बनाने जा रहा हूं देख लो। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद एग्जांपल्स में जस्ट जो पिछला क्लास था याद करो, एग्जांपल्स में हमने इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था, उसके आयन का भी बनाना सिखाया था, बहुत सारे एग्जांपल्स उसके आयंस के भी हुए थे ना। तो लैंथेनाइड्स में भी आयंस के कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने हैं। तो लैंथेनाइड्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। क्या होता है, सारे लैंथेनाइड एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3। सारे लैंथेनाइड से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3। +3 से कम भी कॉमन नहीं है, +3 से ज्यादा भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब जो सब शो करे, ठीक है। +3 से कम भी कॉमन नहीं है और +3 से, लेकिन फिर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कुछ लैंथेनाइड शो करते हैं, और कुछ अगर करवाओगे तो अनस्टेबल हो जाए। तो कॉन्सेप्ट कहां पर है जरा ध्यान दो। यहीं पे लिख देता हूं, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इक्वल्स टू कितना, वेरी कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ रहे हो ना, चार्ज फॉर ऑल लैंथेनाइड मेंबर्स, सारे लैंथेनाइड मेंबर्स के लिए काफी कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितना, +3। काफी कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ध्यान दो। तो कुछ मेंबर्स हैविंग +2 और +4, कुछ मेंबर क्या होता है उसके पास क्या हो सकता है, +2 किसी किसी के पास, और किसी किसी के पास +4 एक्स्ट्रा। तो लैंथेनाइड के पास मोर और लेस कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए, कितने तरह के, 3 तरह के। कौन कौन, 2, 3 और 4। लेकिन क्या 2 सबके पास है, कुछ के पास, और 4 भी कुछ के पास। किन के पास है ये सब आगे देखा जाएगा, ध्यान से देखो। अच्छा चलो यहां पे लिख ही देता हूं। +2 है किनका, SM, EU, YB, LU, और +4 है किनका, सीरियम। +4 किनका, सीरियम, और डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। डॉट डॉट लगाना एकदम जरूरी है, बाद में डिस्कस करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट टाइम, ये भी याद रखना जरूरी है एक तरह से। +2 में SM, EU, YB और LU, और +4 में सीरियम, ठीक। बाकी और भी लोग हैं जैसे ND है, DY है, तो ये सब PR है, ये सब कंपाउंड में होते हैं। एनीवेज, तो सारे लैंथेनाइड्स का एक बार डाइवैलेंट तैयार किया, क्या तैयार किया जाए, डाइवैलेंट। पेज को कॉपी किया जाता है। तो अब यहां पर क्या लिखा जा रहा है, लैंथेनाइड्स, दैट इज M पर 2+, M पर सारे लैंथेनाइड्स पे कितने प्लस लगाए जा रहे हैं, M एलिमेंट, डाइवैलेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए।
तो सारे पे कितना लगा दिया गया, आराम से देखोगे छोटो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, कहां से निकलेगा, एस से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ना। एस में कितना चले आएगा इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत, तो सारे का कॉन्फ़िगरेशन लगा कि ये हो गया। लेकिन जैसे ही आप एस इलेक्ट्रॉन हटाते हो, जैसे ही एस की शील्डिंग अच्छी होती है, एस एक प्रोटेक्टिव शील्ड होता है, एस स्फेरिकल होता है, एस के प्रेजेंस की वजह से ही सारी गड़बड़ियां होती है। एस जब हट जाए तो ये गड़बड़ियां समाप्त हो जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, छोटो उठो। हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी होने का क्या मतलब होता, कि ओबाउज रूल फॉलो नहीं हुआ तो गड़बड़ी हुई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और कुछ गड़बड़ी पॉसिबल है, क्योंकि हंस रूल दूसरे तरीके का रूल है, वो रूल कभी ब्रेक हो नहीं सकता। वो रूल क्या कहता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल में 1 बाय 1 जाना, और पॉलीज रूल कभी ब्रेक हो नहीं सकता। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह तुम 3 रख नहीं सकते हो, और दोनों के ऑपोजिट स्पिन रखनी है, सेम स्पिन कर नहीं सकते हो। तो 3 रूल में से कौन 2 रूल कभी ब्रेक नहीं हो सकता, हंस रूल है। तो एक ही रूल है जो ब्रेक हो सकता है, वो कौन सा, और वो ब्रेक होता क्यों, जब भी क्लोज एनर्जी होती है, जब भी, तो छोटे छोटे रीजन्स स्टेबिलिटी को देखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर का उधर, उधर का इधर आते रहता है, यही होता है ना ओबाउज रूल का ब्रेक होना। लेकिन ये सारी गड़बड़ियां किसके प्रेजेंस में होती हैं, इसके प्रेजेंस में। एस एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, समझो तो एस बचाता है, जिसके कारण ये गड़बड़ियां होती है। जैसे आपके पास मम्मी होती है, तो आपकी जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं वो किनके कारण होती है, मम्मी के कारण, वरना पापा आपको औकात पे ला दें। कोई भी काम आप करते हो, आपको किसी चीज के लिए मान लो छुट्टी मिलती है, आप नानी घर जा रहे हो, अलाउ किया पापा ने कि 2 दिन रहना, आप 4 दिन रह लेते हो, क्या सोच के दिमाग में चलता है, जाने पर कुटाई होगी, फिर भी रह लेते हो, क्या सोच के, मम्मी बचा लेगी। खेलने का टाइम 5 बजे समाप्त, 5:30 तक खेल रहे हो, मजा आ रहा है, दिमाग में चलता है कुटाई होगी, लेकिन मम्मी बचा लेगी। तो आप एनर्जी वाले रूल से या किसी भी रूल से, डिसिप्लिन से आप बाहर कब जाते हैं, जब आपको एक शील्ड मिलता है, शील्ड बचाओ। तो कॉन्फ़िगरेशन में एस उसी तरीके से एक अच्छी शील्डिंग देता, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता, वो एक अच्छी क्या देता, न्यूक्लियर चार्ज से एक अच्छी शील्डिंग देता। तो एस जैसे ही लूज हुआ, उसके बाद गड़बड़ियां समाप्त होने लगती। समझ में आया क्या बोला हमने, तो जैसे ही एस लूज हुआ, तो सीरियम 2+ को अब देखो, सीरियम क्या था, समझ में चीजें आ गई। तो जब हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, लॉस ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन वाले, 6s वाले। तो इसके लॉस होते ही 5d में जो प्रमोट हुआ था, regains its grounded, कौन सा, 4f ऑर्बिटल, उसको लो एनर्जी पर आ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है किसकी। तो जैसे ही एस लूज हुआ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ जाएगा किस पे, लो एनर्जी। तो लो एनर्जी पे जंप करने के साथ ही ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अब सीरियम 2+ का क्या हो जाएगा दोस्त, 6s0 4f। देखो कितना प्यारा है, इसमें अधिकांश लोग गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, 99% लोग गड़बड़ करते हैं, और आश्चर्य की बात है आपके एनसीईआरटी में छुपा के दिया हुआ है। तो क्या ये रहेगा, क्या हो जाएगा, यहां तो डी में है ही नहीं,
यहाँ डी में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सोचो क्यों? उसमें इसलिए आप 6 बजे तक भी खेल रहे हो क्योंकि पापा ने अलाउ कर दिया था आज खेल लो। वो हाफ फील्ड है, वो बेवजह नहीं गया है यहाँ की तरह, बेवजह थोड़ा रिपल्सन महसूस हुआ, जंप कर गया। ये बड़े रीजंस के लिए गया है। कौन रीजन? हाफ फील्ड को मेंटेन करने के लिए गया। हाफ फील्ड मेंटेन करना बड़ी बात, तो वो हाफ फील्ड को मेंटेन करने के लिए गया है, इसलिए जीडी जब 2+ आप करोगे तो वही रह जाएगा। तो कौन वाला एक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और तो कहीं है ही नहीं, सीरियम। हाँ, फिर ये यहाँ पे भी ड्रॉप नहीं हो सकता, 15 हो नहीं सकता, इसीलिए सीरियम का 2+ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले वैरायटी वाले वो लोग हैं जिनके माथे पे सी लिखा होता है, जब उनसे सीरियम 2+ पूछा जाता है तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? एक 4f से, एक 5d से, एक यहाँ से एक वहां से, और 6s में 2 छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो जीने का ही अधिकार नहीं है। अरे इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, उन्हें इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे? पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आपको 6s से निकालने। अब दूसरे वाले टाइप के लोग जिनके माथे पे C² लिखा हुआ है, वो क्या करते हैं? वहां से निकाल के यहाँ 1 1 छोड़ देते हैं, तो वहां 1 1 भी नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो जाएगा। तो C2+ का कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट हुआ, 6s0 4f2 5d0। अब आ जाओ, मान लो कि लेंथेनाइड 3+ है, तब सोचो क्या? तो 6s से 2 निकल गया। अब सोचो आराम से, अब तो डी वाला निकलेगा पहले, तो अगर मान लो ग्राउंड वो है तो एक वहां से निकलेगा, तो F1 बचेगा। 2 3 समझ रहे हो ना, क्योंकि 3 निकालना है ना लोग, तो 2s से, तो एक f से, तो F2 बचेगा। F3 F4 F5 F6, यहां आ जाओ, यहां एक कहां से निकलेगा? 5d से, 6 के बाद 5, तो F7 F8 F9 10 11 12 13 कहां से निकलेगा? F14। तो 1 2 क्या रहा, और इसमें क्या रहा? तो क्या 3+ में ज्यादा कुछ परेशानी है? परेशानी किस में थी? सीरियम 2+, सीरियम के 2+। क्लियर हो गया अच्छे से? तो लेंथेनाइड्स में आपने क्या ध्यान दिया, किस किस लेंथेनाइड में D1 था? पहला मेंबर सीरियम, बीच का मेंबर गैडोलिनियम, और आखिरी मेंबर ल्यूटेशियम। ठीक है, तो ये लेंथेनाइड्स में था। चलो अब इस तरह से डिस्कस करते हैं अपन किसमें? एक्टिनाइड्स। यहाँ पार्ट 2 लिख देना था ना आज वाले में। ठीक है, एक्टिनाइड्स पे आज। एटॉमिक नंबर कहां से कहां? 92, सही है। चलो मेंबर्स, थोडियम TH, नेक्स्ट बोलो, बोलो, याद क्यों ना 110 तक, कहां गया?
प्रोटैक्टिनियम Pa 91, नेक्स्ट 92, नेक्स्ट नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरेशियम, क्यूरियम 96, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडिलिवियम, नोवेलियम और लॉरेंसियम। 98, 9, आ जाओ। अब सारे में लो, इस बार जो कॉमन शुरू होगा वो रेडॉन से, और सारे में क्या रहेगा? रेडॉन 7s2 सारे में ना, और इस बार 4f की जगह और 5d की जगह, सही है, 5FN। तो सारे में पहले एक तरफ से लिख दिया जाए, क्या लोग? आराम से। एनर्जी क्लोज है, इसीलिए छोटे छोटे रीजन से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑबाउज रूल को फॉलो ना करे और 5f वाला इलेक्ट्रॉन किसके हिस्से में जंप कर जाए, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा क्लोज है। सेल बढ़ने से एनर्जी गैप घटता है, याद है? सेल बढ़ने से एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो 4f5d के जगह 5f6d में एनर्जी गैप और क्लोज हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, बट एनर्जी गैप, इसीलिए जो एनर्जी का गैप 4f और 5d में था, इस गैप से भी छोटा गैप होगा, इसलिए यहां नौटंकी और भी ज्यादा हो सकता। तो आपके लिए कि याद रखने के लिए मैं पहले पॉइंट लिखा दे रहा हूं, वो पॉइंट आप याद रखें हमेशा एक्टिनाइड्स में। जैसे आपने लेंथेनाइड्स में क्या याद रखा? कहां कहां D1? बोलो, पहला मेंबर, बीच का मेंबर, आखिरी मेंबर। क्या याद रखा इसमें? D1। एक्टिनाइड्स में आपके लिए याद रखने के लिए एक पॉइंट बता दे रहा हूं, आपको वो याद रखना है हमेशा, हर बार। एक्टिनाइड्स 92, 103 है ना लोग, और ये देखो क्या याद रखना, फर्स्ट मेंबर D2। क्या याद रखना है? नेक्स्ट 3 मेंबर D1, नेक्स्ट 3 मेंबर, ये याद रखना, फर्स्ट मेंबर D2, नेक्स्ट 3 मेंबर। बस 2-3 मिनट और लूंगा आपका, ध्यान दो। तो बोलो, लगाया जाए। 86 to 88 हो गया, 2 बच रहा है, तो फर्स्ट मेंबर में क्या याद रखना है? इसलिए आपको यहाँ 2 लगाना होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? नेक्स्ट 3 मेंबर, तो यहाँ कितना बचेगा? 91 है, 86 to 81, 88, 189, तो 2 यहाँ, 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 हट 6 ना, क्योंकि अब तो कहीं D1 मैंने नहीं बोला। पहला मेंबर D2, नेक्स्ट 3 मेंबर D1। यहां क्या हो गया? तो आगे क्या होगी कहानी? क्या लग रहे हो, क्या कर दोगे इसको? 80 की 71, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 10-0, 11-0, 12-0, 13-0, 14-0, 14। तो D1 कहां कहां रहा? फर्स्ट मेंबर D2, नेक्स्ट 3 मेंबर D1 और प्लस
एक बीच में क्यूरियम, और लास्ट वाला, तो ये दोनों तो नॉर्मल है, एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड है, ये दोनों तो नॉर्मल है। मेन याद रखना ये जरूरी है। अब जैसे हमने लैंथेनाइड्स में आयन बनाया, तो एक्टिनाइड्स में भी आयन बनने हैं। तो एक्टिनाइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और साथ में 4 भी है। +3 भी और +3 सबके लिए है, +4 कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, बट +3 सबके लिए। तो एक बार फिर से आप क्या बोलोगे? अगेन एक्टिनाइड्स का कौन सा हमने बोला? +3 एंड +4। +4 को ब्रैकेट में लिख दो, +3 वेरी कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको इस बार कॉन्फ़िगरेशन किसके किसके लिखने होंगे? +3 और +4 के। जैसे आपने लैंथेनाइड्स में +2 भी लिखा, तो इस बार +2 की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कहां से लिखना आपको? +3 और +4। तो आ जाओ, ये अब ऊपर में इस बार टॉपिक हो जाएगा क्या? क्या लिख दिया जाएगा? नहीं, एक्टिनाइड आयंस कितने में लिख रहा हूं? पहले 3+ में। सोचो अब आराम से दोस्त, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे? 3। कहां से निकालोगे? एस से। एस से ना, आ जाओ। तो क्या बचेगा बेटा एस में? अब एक अभी और निकालना है, तो पहला निकालोगे वो कहां से? डी से। तो वहां कितना बचेगा? फिर आपने क्या सीखा अभी थोड़ी देर पहले? जैसे ही एस लूज होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर है तो वो ड्रॉप कर जाएगा, इसलिए सही होगा कि गलत? इसमें कन्वर्ट कर जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ये 0, यहां पे वो 6 रहेगा या 5 हो जाएगा? 5 ना, यहां ये क्या हो जाएगा? 6 ना, यहां, लेकिन यहां 0 हो जाएगा। यहां 8 0, यहां 9 0, 10 0, 11 0, 12 0, 13 0, 14 0। तो इस तरह से आप यहां पर क्या बोलोगे इनके +3 के बारे में? इनका जो +3 हुआ एक्टिनाइड्स का, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा? रेडॉन 7s0 5f। कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। कहां तक गया? और 6d में इलेक्ट्रॉन कहीं रहा या नहीं? और जब अगर आपको एक्टिनाइड्स का +4 लिखना हो, फिर वो रेगुलर हो जाएगा। अगर एक्टिनाइड्स का +4 लिखना हो तो सोचो तब क्या होगा? रेडॉन 7s0 और इस बार 5f कहां से? 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 13 तक जाएगा। अब याद करो, हमने क्लासिफिकेशन में पॉइंट लिखाया था, एफ ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन। कोई एलिमेंट एफ ब्लॉक का कब कहा जाता है? याद करो, जैसे कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का तब कहा जाता है जब आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में हो। पी ब्लॉक तब कहा जाता है जब आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में हो।
डी ब्लॉक तब कहा जाता है जब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में हो, लेकिन एफ ब्लॉक तब नहीं कहा जाता जब आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में हो। अदरवाइज थोरियम कभी एफ ब्लॉक होता ही नहीं। याद करो हमने पढ़ाया था, अभी वो बातें खूब अच्छे से समझ में आएगी। क्या थोरियम कभी एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा? सोचो। सॉरी, क्या थोरियम कभी एफ ब्लॉक एलिमेंट हो पाएगा? नहीं। क्यों? हाउ इट इज एफ ब्लॉक? क्योंकि एफ 0 है, तो कैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया? तो एफ ब्लॉक की डेफिनेशन ये है, या तो एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड एफ ऑर्बिटल होना चाहिए, अनपेयर्ड एफ, और अगर ग्राउंड में नहीं है, जैसे इसमें अनपेयर्ड एफ तो छोड़ दो, एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और अगर ग्राउंड में नहीं है तो उसके किसी भी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड एफ होना चाहिए। तो थोरियम के किस स्टेट में अनपेयर्ड एफ है? 3+ में। थोरियम के किस स्टेट में अनपेयर्ड एफ है? 3+ में। कितना एफ अनपेयर्ड है? एक अनपेयर्ड एफ है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? या तो एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट में क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड एफ, या नहीं तो उसके किसी भी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए डेफिनेशन लिखोगे, इधर एलिमेंट should have unpaired f orbital। कहां पे? in its ground state or in any of the, बोलो, नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर भी चीजें? एग्जाम्पल में कौन सा? थोरियम। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? हाँ, H थोरियम 3+ हैविंग 5f1 कॉन्फ़िगरेशन। थोरियम में नहीं, थोरियम 3+। बड़ा प्यारा जवाब। तो इस तरह से ये हमारा एक्टिनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो गया। आप घर पर एक बार लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखोगे, एक्टिनाइड्स का पूरा लिखोगे, फिर लैंथेनाइड्स का +2 लिखोगे, +3 लिखोगे, और एक्टिनाइड्स का +3 लिखोगे, +4 लिखोगे। ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हमारा लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो गया। आप असाइनमेंट में जो पहला वाला जेईई मेन और नीट वाला एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लोगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला टॉपिक छोड़ के अगले क्लास में उसको कंप्लीट, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो भी कंप्लीट करके आओगे। क्या क्या बोला हमने? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट होने चाहिए, और असाइनमेंट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ के जेईई मेन और नीट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से अब नई चीज, मतलब आपका ये चैप्टर में सारा समाप्त हो गया, सिर्फ एक ही चीज बच रहा है, कौन सा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अगले क्लास में इनऑर्गेनिक में आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।